किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का दोहरा अटैक, नदियां खतरे के निशान से ऊपर। किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने की तैयारी शुरू और कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग से बासमती धान उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ी। अब कृषि समाचार विस्तार से। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ का कहर लगातार जारी है। असम में दोबारा बाढ़ के चलते वहां के 19 जिलों में लगभग 11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में राप्ती नदी का पानी 50 गांवों में प्रवेश कर गया है। घाघरा, शारदा, मुहाना, सरयू आदि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखीमपुर में शारदा व घाघरा नदियों का पानी गांव में घुसने लगा है। 100 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारी बारिश के चलते स्थिति गंभीर बनी हुई है। दक्षिण बंगाल में बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य भी नहीं हो पाई थी कि उत्तर बंगाल भी भारी बारिश की चपेट में आ गया है। पश्चिमी चंपारण के सिकटा में दून कैनाल का तटबंध टूट गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक होने की वजह से शुल्क मुक्त चीनी के और आयात की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री के अनुसार अक्टूबर से शुरू होने जा रहे अगले सीजन में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति और कीमत में स्थिरता सुनिश्चित करने के क्रम में सरकार ने गन्ना मिलों को पेराई जल्द शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कीमतें स्थिर हैं और आने वाले त्योहारी मौसम में भी इनके स्थिर बने रहने का अनुमान है। पिछले महीने सरकार ने सस्ते आयात पर लगाम लगाने के लिए चीनी पर आयात शुल्क 50% बढ़ा दिया था। खादी ग्रामोद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देगी। इसके लिए रेशम से धागा बनाने की यूनिट प्रदेश में स्थापित की जाएगी। इस योजना को कार्य रूप देने के उद्देश्य से शहतूत के नए पौधों को लगाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। इससे प्रदेश के किसानों को अपनी आय बढ़ाने की दिशा में और नए अवसर मिलने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। 15 अगस्त के बाद किसानों को कर्ज से आज़ादी देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 17 अगस्त को राजधानी के स्मृति उपवन में 5100 किसानों को कर्ज माफी का तोहफा देकर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत करेंगे। अतः इस बार स्वतंत्रता दिवस किसानों के लिए खास होगा। राजधानी में 31 मार्च 2016 तक बैंकों से कर्ज लेने वाले 56,537 किसानों में 52,339 किसान प्रदेश सरकार की कर्ज माफी योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बैंक खाते से आधार लिंक कराने वाले किसानों की संख्या 25,829 है, जिनमें से 10,373 किसानों का डाटा राजस्व परिषद की ओर से अपडेट किया जा चुका है। 7,574 किसानों के खातों का सत्यापन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री 17 अगस्त को राजधानी के 5,100 किसानों को ऋण मोचन का प्रमाण देकर उन्हें कर्ज से आज़ादी देंगे। शेष किसानों का आधार लिंक के साथ ही सत्यापन का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताज़ा मंडी भावों की। गेहूं की बात करें तो गेहूं शाहगंज की मंडी में 1,530 रुपये प्रति क्विंटल, सिरसागंज में 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1,550 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 1,590 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना शाहगंज की मंडी में 6,080 रुपये प्रति क्विंटल, सिरसागंज में 6,300 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 6,200 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 6,050 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों की बात की जाए तो सरसों शाहगंज की मंडी में 3,700 रुपये प्रति क्विंटल, सिरसागंज में 3,750 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3,250 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी की मंडी में 3,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल शाहगंज की मंडी में 2,070 रुपये प्रति क्विंटल, सिरसागंज में 2,525 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 2,280 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी की मंडी में 2,250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ शाहगंज की मंडी में 3,800 रुपये प्रति क्विंटल, सिरसागंज में 3,450 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर की मंडी में 3,970 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 3,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज शाहगंज की मंडी में 1,800 रुपये प्रति क्विंटल, सिरसागंज में 1,300 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 1,900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। आलू शाहगंज की मंडी में 510 रुपये प्रति क्विंटल, सिरसागंज में 350 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 520 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 550 रुपये क्विंटल का हिसाब रहा। सेब
शाहगंज की मंडी में 7,800 रुपये प्रति क्विंटल, सिरसागंज में 8,350 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 7,300 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी की मंडी में 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। केला शाहगंज की मंडी में 2,450 रुपये प्रति क्विंटल, सिरसागंज में 2,150 रुपये प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3,450 रुपये प्रति क्विंटल और वाराणसी में 2,100 रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो। वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है और इसके अलावा कम लागत में अगर अधिक लाभ वाला कोई उद्योग धंधा है तो वो है बकरी पालन। भैया, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे जो बकरी पालक बहन भाई हैं उन्हें अपनी बकरियों का ध्यान कैसे रखना है, किस तरह के रोग हो सकते हैं, उनका उपचार क्या है, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं वर्षा ऋतु में बकरी के रोग एवं उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं पशुपालन निदेशालय लखनऊ के उप निदेशक लघु पशु डॉक्टर HP मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि ये बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारी जो बकरियां हैं उनमें रोगों की क्या संभावनाएं रहती हैं?
बरसात ऋतु में बकरी के रोगों में परजीवी जनित रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं और जीवाणु जनित रोग हैं। इन 3 कैटेगरी में इनको बांटा जा सकता है। तो इस ऋतु में रोगों की संभावना अधिक हो जाती है डॉक्टर साहब क्या? अब है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसकी वजह से भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं जी। और तमाम ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, उसकी वजह से भी रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा परजीवी जनित रोग होते हैं कुछ, तो परजीवी जनित रोग कौन कौन से हैं और उनका उपचार क्या है? परजीवी जनित रोगों को वैसे सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है जी। एक तो बाह्य परजीवी और दूसरा अंतर परजीवी। बाह्य परजीवी में जैसे बकरियों को किलनी लग जाना, जुए हो जाना, तो इसकी वजह से, और अंतः परजीवी में पेट के भी कीड़े होते हैं, लीवर के भी कीड़े होते हैं। जी। तो जैसे आपने बताया कि बाह्य परजीवी, तो बाह्य परजीवी से किस तरह का नुकसान होता है और कैसे बचाव कैसे करें हमारे बकरी पालक बहन भाई? बाह्य परजीवी से खास तौर से चमड़े में नुकसान होता है, बकरियों के जगह जगह चकत्ते पड़ जाते हैं और उसकी वजह से चमड़ा दागदार हो जाता है। मतलब उनकी त्वचा में समस्या आ जाती है। त्वचा में समस्या आ जाती है जी जी। और त्वचा में दाग लग जाती है, खुजली टाइप की होती है, जगह जगह चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कीमत भी कम हो सकती है जी त्वचा की उनके। तो इससे बचा कैसे जा सकता है डॉक्टर साहब? इससे बचने के लिए कई उपाय हैं। एक उपाय ऐसा है जिसके प्रयोग से हम अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों से बच सकते हैं जी। वो है, एक तरह का इंजेक्शन आता है जो जानवरों बकरियों को लगाया जाता है, वो चमड़े के अंदर लगाया जाता है। अच्छा। और उसकी 1 से लेके 2 ml बकरियों के लिए बहुत मात्रा सफिशिएंट है। अच्छा, तो वो कहाँ लगाया जा सकता है वो इंजेक्शन? हमारे जो बकरी पालक बहन भाई हैं वो कहाँ लगवाएं? वो तो अगर एक बार देख लें, उनकी ट्रेनिंग हो जाए तो वो खुद भी लगा सकते हैं, नहीं तो पशु चिकित्सालय पर संपर्क करके वो लगवा सकते हैं। जी। जैसे कि आपने अंतः परजीवियों की बात की कि जैसे ये लीवर में समस्या पैदा कर देते हैं और कई तरह की, तो इनके क्या लक्षण हो सकते हैं और इनका उपचार क्या है? देखिए, अंतः परजीवी को मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 भागों में बांटा है हमने। एक तो स्टमक वर्क, पेट के कीड़े, दूसरे एक इसमें विशेष तौर से जो नुकसान पहुंचाते हैं वो लीवर के कीड़े होते हैं। जी। ये 2 कीड़े। तो इनसे कैसे बचें और हमारे जो पशुपालक बहन भाई कैसे जाने कि इनका प्रकोप हो गया है? देखिए, ये मुख्यतः बरसात के बाद ये कार्यक्रम चलता है कि बरसात में जो घासें डूबी रहती हैं पानी के अंदर, उन घासों को ये बकरियां चरती हैं और उन घासों के ऊपर ही ये परजीवी के अंडे होते हैं जो जाके पेट में अंदर फिर धीरे 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 वो बढ़ते हैं, अपना आकार लेते हैं। तो जो पेट के कीड़े हैं खास तौर से, उसमें बहुत कुछ लक्षण नहीं दिखाई देता है। जानवर धीरे 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 चारा कम करता है, चरना कम कर देता है, दूध भी देने वाला है तो दूध कम कर देता है। इस प्रकार ये थोड़ा सा लक्षण दिखाता है, तो वजन थोड़ा कम होने लगता है इनका। मतलब अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो समझ लें अंतः परजीवी का प्रकोप। अंतः परजीवी का अगर प्रकोप हो गया है डॉक्टर साहब, तो इसका उपचार क्या है? अंतः परजीवी में दोनों के लिए, जैसे पेट के जो कीड़े हैं उनके लिए अलग तरह का उपचार होता है और लीवर का जो कीड़ा होता है उसके लिए अलग उपचार होता है। खास तौर से मैं ये बताना चाहूँगा लीवर के कीड़े के बारे में कि जब ये बरसात की घास को चरते हैं तो उसके बाद ही होता है इन्फेक्शन, और जाड़े की शुरुआत जैसे ही होती है वैसे ही जानवर को, बकरी को पतला दस्त होगा, पेचिश पड़ेगी और 2-3 दिन में धीरे धीरे अगर इलाज न कराया गया तो पशु की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये परजीवी जो है वर्षा ऋतु में ही अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रकोप जो और लक्षण इनके सर्दियों में दिखाई देते हैं। सर्दियों में लक्षण इनका दिखाई देता है जी। और उसमें सावधानी ये बरतनी है इसमें दोनों उस पे कि वर्षा ऋतु के खत्म होते होते लगभग उनको दवा पान करा देना चाहिए। अच्छा, दवा खिलाए देनी चाहिए। जो कीड़े निकालने वाली और इस तरह की दवाओं का चिकित्सक के परामर्श
परामर्शानुसार से उनको दवा पिला देनी चाहिए। अब तो इस तरह का वो आ गया है कि जैसे जो इंजेक्शन पहले मैंने बताया आपको कि एक इंजेक्शन लगता है जिससे अंतः बाह्य परजीवी दोनों खत्म होते हैं, और नहीं तो खाली अंतः परजीवी के लिए देना है तो कई कंपनियों की कई तरह की दवाएं आती हैं और ज़्यादा उसमें वो नहीं, 5 से 10 ml का खुराक होता है। छोटे पशु को 5 ml, बड़े पशु को 10 ml पिलाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि विषाणु जनित भी कुछ रोग हैं, तो विषाणु जनित कौन कौन से रोग हमारी बकरी में लग सकते हैं और उनका बचाव कैसे किया जा सकता है? विषाणु जनित रोग में खास तौर से बकरी में खुरपका मुंहपका है, और एक और बीमारी जो कुछ सालों से आई है उस जिसको कि बकरी की महामारी कहा जाता है, मतलब पीपीआर, संक्रामक रोगों की श्रेणी में आती है जी, पीपीआर। जी जी, जैसे खुरपका मुंह पका है तो इसके क्या लक्षण है डॉक्टर साहब? खुरपका मुंहपका में बुखार आता है तेज, उसके बाद मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खुर भी पक जाती है, और अगर जैसे बरसात के दिनों में ही है तो जानवर कीचड़ उचड़ में रहता तो उसकी वजह से कीड़े भी पड़ जाते हैं, उस घाव में घाव होता है तो कीड़े पड़ जाते हैं, ये लक्षण है। तो बचाव के लिए क्या तरीका है? देखिए, अच्छा तो ये है कि ये रोग होने ही न पाए जी, जिसके लिए टीकाकरण विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा कराया जाता है समय समय पर। तो किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि वो समय पर टीकाकरण करा लें इसके लिए। जी, अक्सर देखने में आता है डॉक्टर साहब कि हम अपनी गाय और भैंस का तो टीकाकरण करा लेते हैं, बकरी वगैरह का नहीं कराते, लेकिन बकरियों में भी कराना चाहिए डॉक्टर? नहीं, बकरियों में भी कराना चाहिए, क्योंकि छोटे किसान अधिकतर बकरी पालते हैं, और एक बकरी भी अगर उनकी मतलब मर गई तो उससे कम 4 से 5 हज़ार तक का नुकसान हो जाता है, जिसकी भरपाई वो जल्दी कर नहीं सकते, इसलिए टीकाकरण अवश्य करा लें। जैसे अगर किसी बकरी को खुरपका मुंहपका ये रोग हो गया है तो उसका उपचार क्या है डॉक्टर साहब? खुरपका मुंहपका रोग हो जाने के बाद सावधानियां ज़्यादा काम करती हैं, उपचार थोड़ा कम काम करता है, फिर भी उपचार भी हो सकता है। पशु चिकित्सा अधिकारी से निकट के पशु चिकित्सालय पर जाकर संपर्क स्थापित करके उसका इलाज कराया जा सकता है जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साफ सफाई रखना चाहिए। साफ सफाई रखने से इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है, जो बीमार जानवर हैं, जैसे झुंड में जानवर हैं और जो बीमार हैं, उनको जो स्वस्थ जानवरों से उनसे पहले ही अलग कर दूर रखना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पीपीआर संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है, तो ये पीपीआर से क्या पीपीआर के लिए भी टीकाकरण है डॉक्टर साहब? पीपीआर अब जो है एक तरह से बकरियों की महामारी के रूप में है, और पीपीआर का भी टीकाकरण होता है। अक्टूबर-नवंबर में टीकाकरण कराना चाहिए। विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा इसका समय पर एक अभियान चला के टीकाकरण कराया जाता है। पीपीआर का डॉक्टर साहब मतलब क्या है? ये एक विषाणु जनित रोग है जिसके अंतर्गत काफ़ी कुछ लक्षण तो खुरपका मुंहपका से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी जैसे खुरपका मुंहपका में कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें दस्त हो, लेकिन इसमें पीपीआर में तेज बुखार आना, दस्त होना, पेचिश पड़ती है और मुंह पे दाने टाइप के आगे आ जाते हैं, जिससे जानवर धीरे धीरे करके मुश्किल से 2 या 3 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। अगर पीपीआर के डॉक्टर साहब लक्षण दिखाई देते हैं तो इसके उपचार किस तरह से किया जा सकता है और क्या सावधानियां हम लोग बरतें? पीपीआर में भी वही चीज़ है, एफएमडी की तरह इसको भी खुरपका मुंहपका की तरह इसको भी स्वस्थ पशु को बीमार पशु से अलग रखना चाहिए। पहला उपाय तो यही है। दूसरा उपाय टीकाकरण है। तीसरा उपाय, अगर हो गया है जानवर को पीपीआर तो उसकी चिकित्सा पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके कराना चाहिए। उसमें कुछ एंटीबायोटिक लगती, इंजेक्शन भी लगते हैं, मुंह द्वारा भी उनको पिलाया जा सकता है, और कुछ बुखार की दवाएं दी जाती हैं, दस्त जो पेचिश पड़ती है उसकी दवाएं दी जाती हैं। इस तरह से इसकी चिकित्सा होती है। जी डॉक्टर साहब, जीवाणु जनित रोगों की भी आपने बात की, तो जीवाणु जनित रोग भी हमारी बकरियों में हो सकते हैं, तो किस तरह से वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनके क्या लक्षण हो सकते हैं और उपचार क्या है डॉक्टर साहब? बरसात में खास तौर से एक बीमारी है जिसको बीक्यू या लंगड़ी कहते हैं, ये होती है इनमें। और फिर उसके बाद एक एंटेरोटॉक्सीमिया करके है,
बीमारी, ये 2 बीमारियां मुख्य रूप से इसकी होती हैं और दोनों से ही नुकसान काफ़ी होता है। तो हमारे पशुपालक बहन भाई जाने कैसे कि ये लंगड़ी बीमारी है, उसमें क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर? वो बरसात के दिनों में ही होने की संभावना इसकी रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें भी बुखार होता है। अच्छा। बुखार होता है और लंगड़ी में कुछ शरीर में ऐंठन भी होती है उनके, और लंगड़ा के भी चलते हैं। कुछ मांसल हिस्से जो होते हैं जहाँ पर मांस ज़्यादा होता है, उन हिस्सों में सूजन आती है, और वो सूजन इस तरह की होती है कि अगर उस पर हाथ से दबाएं तो उसमें चरचराहट की, कागज़ की उसकी आवाज़ आती है कि चरचर जैसे आवाज़ होती है चरचराहट की, उस तरह की आवाज़ आती है, उसमें गैस बनती है। जी। तो डॉक्टर साहब उपचार क्या है? उपचार वही पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता है, एंटीबायोटिक लगता है इसमें, और लेकिन हो जाने के बाद बहुत कठिन है इनको बचा पाना। इस पहले से ही आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। हाँ, सावधानी बरतनी चाहिए कि बरसात से पहले जी खास तौर से इसका टीकाकरण करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे अक्सर ये गांव में कहा जाता है कि अगर दस्त हो गया है तो पानी ना पिलाएं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा मिथ्य है। झोला छाप लोग ये चीज़ की वो करते हैं कि अगर दस्त हो रहा है तो पानी न दें, लेकिन जैसे हम पुरुषों में, आदमियों में ये दस्त होने पर डॉक्टर बार बार ओरल उसका ड्रॉप देने के लिए कहते हैं, उसी तरह से इनमें भी गुड़ या चीनी, नमक, नींबू का घोल पिलाते रहना चाहिए, और समय बीच बीच में हर घंटे पर इस तरह से बार बार देंगे तो डिहाइड्रेशन होगा और जानवर को मृत्यु से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस मौसम में हमारी बकरियां पर्याप्त दूध दें, दूध कम ना हो, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए मेन मुख्य रूप से हमको उनके खाने पर ध्यान देना चाहिए जी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते, किसान बंधु नहीं जानते हैं और वो उस चीज़ को नहीं देते हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर जिसको कहा जाता है। तो मिनरल मिक्सचर से पशु का जो बढ़त होती है, पशु की बढ़त होती है, वो भी अच्छी होती है। समय पे जानवर अपने गाभिन होगा और दूध भी ठीक ठाक देगा। तो ये मिनरल मिक्सचर हम खुद बना सकते हैं या बाजार से हम ला सकते हैं? जैसे खुद बनाने में फ़ायदेमंद तब है कि बहुत ज़्यादा संख्या में बकरियां हों। जैसे छोटी संख्या, कम संख्या में अगर बकरियां हैं तो उनको आप बाज़ार से लेके दे सकते हैं, और बाज़ार में कई तरह के मिनरल मिक्सचर उपलब्ध हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, कोई ऐसा नहीं कि इसको जी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे पशुपालक बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अपनी बकरियों की देखभाल कैसे करनी है, किस तरह के रोग हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और क्या उपचार हो सकता है। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।